नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। ये बात अब आईने की तरह साफ है कि केरल के मशहूर मंगलम मीडिया समूह के नए मलयालम चैनल मंगलम टीवी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। शायद चैनलों की भीड़ और टीआरपी की होड़ में अपनी खास जगह बनाने की जल्दबाजी में उसने अपनी शुरुआत ही खराब की। वह मुद्दों पर चर्चा छेड़ने और समाज के लिए कुछ सकारात्मक देने के बजाय स्वयं चर्चा और विवाद का विषय बन गया। उसके कथित स्टिंग या कथित हनी ट्रैप के निशाने पर रहे केरल के तत्कालीन परिवहन मंत्री ए.के. शशींद्रन का इस्तीफा तो आया, पर चैनल के कथित स्टिंग में कोई पब्लिक गुड या पब्लिक पर्पस कहाँ दिखा? चैनल हीरो बनने के बजाय विलेन बनता क्यों नजर आया? मंगलम के सीईओ से लेकर कई पत्रकारों की गिरफ्तारियों के बावजूद ये मसला केरल या देश के अन्य हिस्सों में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के तौर पर क्यों नहीं देखा जा पा रहा है? इस खुलासे के एक सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं, पर चैनल को समाज या मीडिया के बड़े हिस्से में वाहवाही, खास सहानुभूति या समर्थन क्यों नहीं मिलता नजर आ रहा है। मीडिया मंथन में आज हम मंगलम टीवी की इसी टीआरपी माया कथा पर बात करेंगे अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश कुमार, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। हमारे साथ हैं केरल की मीडिया राजनीति की गहरी जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एम जिगीश, जो हिंदू बिजनेस लाइन के साथ हैं। हमारे साथ हैं एशिया नेट न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली में केरल के पत्रकारों के संघ के अध्यक्ष प्रशांत रघुवंशम। इस विवाद के कानूनी पहलू पर टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट विराग गुप्ता। हम कोशिश करेंगे केरल से भी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को इस चर्चा में शामिल करने की। शुरुआत हम करते हैं मुकेश आपसे। आपने केरल का यह जो प्रमुख चैनल है जिसने शुरुआत अभी की है और एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके नतीजे से हम सब परिचित हैं, लेकिन आपने दिल्ली में भी जो कहे जाने वाले तथाकथित बड़े चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, उनकी भी स्टिंग ऑपरेशंस को देखा है और कई ऐसी स्टिंग हुई हैं जिसमें बहुत सारा पर्दाफाश हुआ और कई का स्वयं चैनलों ने अपना पर्दाफाश कर दिया, फॉल्स निकले। क्या देखते हैं स्टिंग ऑपरेशन की पूरी पत्रकारिता को? देखिए, स्टिंग ऑपरेशन कई बहुत अच्छे हुए हैं और निश्चित रूप से अगर हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, जब अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उनका भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल चैनल किन पर्पस के लिए कर रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन आपको याद होगा शक्ति कपूर का किया गया था और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उस चैनल की टीआरपी धड़ल्ले से ऊपर चढ़ती गई और आज भी टॉप के 5 चैनल में बना हुआ है। तो ये इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन जिसमें सेक्स हो या दूसरे तरह का मोरल करप्शन हो, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसा कि मंगलम टीवी में आप देखिए, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन के लिए उसने ये मसाला सोच के रखा था। उसने सोचा था कि एक धमाका होगा, चारों तरफ हम छा जाएंगे और छा तो गए वो, लेकिन किस तरह से छाए ये आप देख लीजिए कि अब उसके 5 कर्मचारी सीईओ समेत जेल के अंदर हैं। पूरा का पूरा जो ऑडियो क्लिप है वो कितनी गलीज किस्म की कंटेंट से भरा हुआ है, वो हम लोग उसका जिक्र नहीं कर सकते और चैनल ने उसको दिखाया, सुनाया। ये अपने आप में हम पत्रकारों के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से पहले जो बातें कही गई बाद में गलत निकली, फिर आप लगातार ये कहते रहे कि नहीं, ये हमारा जो ऑपरेशन है बिल्कुल सही है और हमने उस मिनिस्टर को एक्सपोज किया है, और जैसे ही जुडिशियल जांच की घोषणा हुई आप एकदम से सतह पर आ गए और आपने स्वीकार कर लिया, माफ़ी मांग ली। तो ये एक पूरा प्रकरण है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका आना, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा जी कि अभी तक जितने इस तरह के प्रसंग हुए हैं उनमें कार्रवाई नहीं हुई है। ये पहली घटना है जब 5 लोग एक साथ जेल में गए हैं और ये पूरा मैसेज पूरी इंडस्ट्री में जा रहा है, जाना चाहिए। जिगीश, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन इसको कहेंगे, इसको हनी ट्रैप कहेंगे या क्या कहेंगे? इस तरह का जो भी मंगलम ने एक जिस तरह से दिखाया अपनी शुरुआत में, क्या आप कहेंगे इसको? जैसे मुकेश जी ने अभी कहा जी, मोरल करप्शन हैज़ ऑलवेज बीन a fact of or a news of interest to all media। जैसे केरल में अगर आप देखेंगे तो केरल का पहला जो 24 आवर न्यूज़ चैनल था इंडिया विजन। जो इंडिया विजन का एक मेजर ब्रेकिंग स्टोरी था
मिनिस्टर एंड IUML लीडर कुंजाली कुट्टी के खिलाफ एक सेक्स स्कैंडल का इशू था, वो दैट मेड द मार्क ऑफ द चैनल। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे मातृभूमि जैसे एक चैनल है, तो जोस द टेल हु हैड टू रिसाइन लेटर, तो उनके खिलाफ एक ऐसे ही एक पर्सनल एलिगेशन आए थे। और अभी जो स्टिंग ऑपरेशन, जैसे वो चैनल खुद बोला इट वाज अ स्टिंग ऑपरेशन, मगर पुलिस सेज दैट इट इज अ हनी ट्रैप। इशू इज सिंपल, जैसे केरला में ऑलमोस्ट 12 चैनल्स आर देयर, highly competitive atmosphere, more than 10,000 journalists are working in these media houses. So they don't have any security. Shops and Establishment Act के अंडर ही उनका अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द चैनल्स। उनको वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो दे आर बाउंड टू वर्क बाय व्हाट देयर ओनर्स आस्क देम टू डू। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। लाइक जैसे अभी जो मंगलम का इश्यू हम देखेंगे, तो स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए या हनी ट्रैप बनने के लिए उनसे ये जर्नलिस्ट से CEO ने who is also under arrest now, Mr. Ajit Kumar. And he's a former journalist. Yeah, he's a former journalist, मगर he is now part of the management. तो इधर मैनेजमेंट का भी लोगों को पुलिस ने क्वेश्चन किया था, मगर उनको छोड़ दिया। There are CEO and 5 other journalists are under custody now. जी. तो when such issues come up, journalists are being forced to pay the price for it. तो प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में जो मीडिया के ओनरशिप जो कार्य कर रहे हैं, उसका दोष मोस्ट प्रोबेबली जर्नलिस्ट को हो रहा है। तो द इशू इज दैट दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर एनी एक्ट, they have no protection, so they are forced to do whatever their management is asked them to do. That we have seen in many issues earlier also. प्रशांत, एक पहलू जो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आप हमेशा चर्चा कर रहा है कि भाई अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट है, कोई पब्लिक गुड है, कोई बड़ा पर्पस है इसके पीछे, तो स्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं और कराए जा सकते हैं। हालांकि जर्नलिज्म में बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स काफ़ी हैं। लेकिन जैसे आप देखें, कोबरा पोस्ट ने बहुत सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस किए जो स्टिंग के बगैर शायद सामने नहीं आते, जैसे बिहार के प्राइवेट आर्मीज़ की स्टोरी, जैसे बैंकों के फ्रॉड की स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी उन्होंने की है इस तरह की। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर एक नया चैनल जो एक मशहूर मीडिया ग्रुप की ओर से संचालित होता है, वो आखिर क्या सोचकर, क्या इसके पीछे कोई पब्लिक गुड है, कोई पर्पज है, या यूं ही आ गया केवल TRP के लिए? आपको क्या लगता है? Actually, what you said is right. There was no public interest behind this sting of Mangalam TV actually. This Mangalam TV, as you said, is a recently launched channel, and बहुत दिनों से वो चर्चा में था। उनका इनॉग्रेशन हुआ था चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने वो चैनल इनॉग्रेट किया। उसके बाद वो बोला कि हमारा ऑफिशियल लॉन्च उस दिन होगा जिस दिन एक बड़ा स्टोरी हम ब्रेक करेंगे। So they were waiting for some big story, and they brought this story. The problem was that there was issues related to news gathering as well as the broadcast of the news. If we find out the fault lines in this story, actually the matter is under investigation, but primarily we can say some defects of the story like this. They didn't announce that this is a sting operation. When they were airing that story, they didn't say that this is a sting operation. They said this is a sting operation only after 3-4 days, when the CEO appeared on TV and said that this was a sting operation. What they said earlier was that one minister, he had a talk with a lady, and that lady had approached the minister for a help, and that lady was a housewife. So there is a case when a housewife is approaching a minister for a help, and if he is asking for some favor, sexual favor, then that is a very serious crime. So the channel announced the news as a crime, but later they said that it is a sting operation. लेकिन क्या चैनल ने इस बात का खुलासा किया
कि आखिर वो कौन सा ऐसा काम था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई परमिट था, कोई कोटा था जिसकी वजह से उस लेडी ने, कथित लेडी ने मिनिस्टर से संपर्क किया या बातचीत की। क्योंकि अगर हमने देखा, जितने भी फुटेज हमने देखी है, उसमें वन साइड की केवल बात आती है, वो मिनिस्टर की बात आती है। दूसरी तरफ से जो टेलीफोनिक बात है वो जाहिर नहीं की गई है कि सवाल क्या कर रहे हैं और किधर से सवाल हो रहे हैं, और जवाब केवल मिनिस्टर की तरफ से आता है। तो दिस इज वन साइडेड। No, there was nothing like that. Yeah. There was no purpose of the channel to bring out some corruption or something like that. They only wanted to find that how the minister will react to that lady. If the Yeah. lady journalist is going there And that saying lady, something. yeah, and that lady some question is sweet words. deleted. That is edited. That is edited. They showed only the words of minister. The minister is talking to her on phone from Goa, and the lady sound is not there. And what lady is saying to the minister, that is not shown. But the minister was saying something to the lady, and that was shown as his conversation to a housewife. विराग, इसको कानूनी पहलू से आप कैसे देखते हैं? मैं इसके 3 आईटी एक्ट, ब्रॉडकास्ट, आई मीन जो जितने भी प्रावधान है ब्रॉडकास्टिंग के, उसकी रोशनी में क्या इसको कहेंगे? मैं इसको अगर सबसे पहले अगर मीडिया बिल्कुल संक्षेप में, हम मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते, मैं- क्योंकि देखो एक सेकंड, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस पर ऑलरेडी एक कानूनी प्रोसेस चल रही है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि जो कुछ अभी तक सामने आया है उसको कैसे देखा जाना चाहिए जर्नलिज्म के हिसाब से। देखिए, केरल देश का सबसे ज़्यादा सुशिक्षित राज्य है, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मीडिया की एक नई किस्म की क्रांति और एक नई किस्म का अवेयरनेस हो रही है। अभी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जहाँ पर मीडिया डिबेट्स के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूँ मीडिया सुधारों की ओर ले जाएगा। 3 इसके पहलू हैं। पहला पहलू है टेलीविज़न चैनल। मीडिया में पेड न्यूज़ स्टिंग ऑपरेशन का जो पहलू है, उसकी 47th रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है, उसमें ऐसे प्रकार के पेड न्यूज़ के बारे में प्रतिबंध लगाने की बात की है। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन है या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, क्योंकि जब आप बिहार की या जब कोबरा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्टोरी होती थी जिसको कि अनर्थ करने के लिए आपको स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता था। यहाँ पर स्टोरी क्रिएट की गई है, तो जिसको आप हनी ट्रैप बोल रहे हैं, कोई स्टोरी थी नहीं, पर स्टोरी क्रिएट करना और स्टोरी होने में फ़र्क है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें एक चैनल का पूरा एक पर्पस था कि जहाँ से वो अपने चैनल को एक माइलेज देना चाह रहे थे। इसका दूसरा पहलू है मंत्री। जब आप ऑनलाइन को एयर करते हैं और मंत्री का जो नुकसान हुआ डिफेमेशन के अलावा, उसका क्या? तीसरा पहलू है टेलीविज़न चैनल के कर्मचारी। अगर वो मालिक ने गलती की तो उसके कर्मचारी उस सज़ा को क्यों भुगतें? वो उनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लेकिन ये कौन बता सकता है कि किसने गलती तो की? इसलिए ये तो अभी जांच का विषय है। तो जांच के पहले अगर सारे कर्मचारियों को आप अरेस्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जिसने किया और जिसने करवाया, बाकी सारे लोगों को जब आप इस तरह से कलेक्टिवली अरेस्ट करते हैं, वहाँ से मुझे डर है कि कहीं ना कहीं से इसका मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास न माना जाए। जिगीश, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक पहलू ज़रूर उठ रहा है बार बार कि हम कोशिश करेंगे केरला जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन है कि उसके पदाधिकारियों से भी संपर्क करें। हम लगातार कोशिश में है कि उनसे हम अपनी बातचीत कर सकें। लेकिन आपका क्या कहना है कि जिस तरह पुलिस न्यूज़ रूम में घुसकर पत्रकारों से पूछताछ कर रही है, जिस तरह लोगों को वहां ऑफिस से संभवतः उठाया गया, अरेस्ट किया गया, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूनियर लेवल पर डेस्क पे काम करते हैं या रिपोर्टिंग अभी शुरू की है, तो ये सारा का सारा जो कदम प्रशासन के स्तर पर उठाया जा रहा है, क्या वो वाकई कहीं ना कहीं चैनल के हाईअप्स ने जो योजना के तहत शुरू किया ये काम, और जिसमें पिस रहे हैं बहुत ही साधारण किस्म के लोग जो नई अभी अपनी पारी जर्नलिज्म में शुरू किए हैं? वही प्रॉब्लम है। जैसे we all can see a conspiracy behind this news. Yeah. So the effort of the police should be to nab the major conspirators behind the news. Like ये किसने मैन्युफैक्चर किया है, ये न्यूज़ किसने मैन्युफैक्चर किया है, किसके इंटरेस्ट पे मैन्युफैक्चर किया है, तो वो देखने के लिए पुलिस को बस जर्नलिस्ट और ये जो 5 जर्नलिस्ट और 1 CEO को बस अरेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा। तो इसके पीछे कौन है, इसके जो मैनेजमेंट के जो जितने भी लोग हैं और जितने भी जो पॉलिटिकल और मनी इंटरेस्ट इस इशू पे आए हैं, वो देखना पड़ेगा। केरला के मीडिया सिनेरियो को एक देयर इज अ स्पेशलिटी इन केरला मीडिया सिनेरियो बिकॉज मोर देन 80% पीपल हैव एक्सेस टू मीडिया, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, बी इट डिजिटल, बी इट इलेक्ट्रॉनिक, बी इट print. More than 80% of the people have access to media. Digital literacy is the maximum in Kerala compared to any other states.
So media has a large influence over the society. तो जैसे भी अभी केरला के there are lot of जगीश, बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय कम है, क्या आप ये बता सकेंगे कि केरल के समाज में जो काफ़ी शिक्षित है, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि 80% एक्सेस है मीडिया को लेकर, तो एक तो आम लोगों में क्या रिएक्शन है इस पहलू को लेकर, इस स्टोरी और इस विवाद को लेकर, और केरला के पत्रकारों और संपादकों का क्या कहना है, खासकर एसोसिएशंस का, उनका क्या रिस्पॉन्स है? जो मीडिया का क्रेडिबिलिटी है, मलयालम मीडिया ऑलवेज हैड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस फ्रॉम स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्ला, हु इज कंसिडर्ड एज द डॉयन ऑफ मलयालम जर्नलिज्म. It has a credibility, but such issues are putting a question mark on the credibility of Malayalam media. Yeah. Just because that they are forcing or they are acting under the pressure of TRP, pressure of market, and degrading individuals, or like manufacturing news. That is not journalism. That is against the ethics of journalism. So the issue again comes that, see, Kerala has a society, like if you look at the news, there are a lot of issues against women, attacks against women, attacks against children. इसको क्या आप मानते हैं कि जो दिल्ली से संचालित या मुंबई से संचालित अपने को राष्ट्रीय चैनल कहने वाले हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स, तो ये क्या कथित नेशनल चैनल्स में जो टीआरपी की गलाकाट लड़ाई है, क्या उसका भी दबाव केरल के मलयालम पत्रकारिता पर पड़ रहा है? Yes, they are trying to imitate what these national channels have been doing in the past. मुकेश, आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई एक जो पहलू उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि केरल के अगर जर्नलिज्म को आप देखें, वाकई चाहे मातृभूमि हो, चाहे दूसरे और अखबार हो, मलयालम मनोरमा हो, केरल कौमुदी हो, जितने अखबार वहाँ के हैं, और चैनल भी जो शुरू हुए शुरू के दिनों में और हाल तक एक क्वालिटी के स्तर पर बेहतर रहा है, लेकिन अगर उनमें इस तरह की स्टोरीज़ की होड़ मची है, तो क्या ये नेशनल कहे जाने वाले चैनलों का दबाव है, जिन पर कुछ भी दिखाया जाता है? बगदादी का भूत चल रहा है तो 3-3 घंटे, कोई और कथा चल रही है तो 4-4 घंटे, इस तरह का क्या दबाव पड़ रहा है रीजनल चैनलों पर भी? देखिए, ट्रेंड्स बन रहे हैं नेशनल लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी, और वो टीआरपी में जब सफलता दिलाने लगते हैं तो वही ट्रेंड सारे अडॉप्ट करने लगते हैं. तो ये बहुत संभव है कि नेशनल चैनल जो कर रहे हैं उसको वहाँ कॉपी किया जा रहा हो और उसका ये नतीजा हो. इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता था उर्मिलेश जी, कि जो पत्रकार वहाँ काम कर रहे थे और ये सब होता हुआ देख रहे थे या उसमें शामिल थे, क्या उनका भी ये, उनकी अंतरात्मा को नहीं ये कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है? और जब ये एयर हो रहा था तो कोई एक पत्रकार तो उठकर खड़ा होता और बोलता नहीं, ये स्वीकार नहीं है. 2 चैनलों की कथा हम जानते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी, जहाँ से 2 पत्रकारों ने निकलकर कहा कि ये छेड़छाड़ हुई है कंटेंट के साथ, और हम सब जानते हैं. तो ये पत्रकारों पर भी थोड़ा सा हमें ये आप दिल्ली के 2 प्रमुख चैनलों की बात कर रहे हैं जी. लेकिन प्रशांत, जहां तक मेरी जानकारी है कि उसी चैनल के कई पत्रकारों ने, खासकर एक लेडी जर्नलिस्ट ने भी प्रोटेस्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की अनैतिकता के साथ हम नहीं हैं, हम एक बेहतर पत्रकारिता करने आए थे, और कुछ ने रिजाइन किया है वहाँ से. तो लेकिन फिर भी आप डिटेल, आपके पास ज़्यादा होंगे, आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोचना है इस बारे में, जो एक तो मुकेश ने जो सवाल उठाया, और दूसरी कि आप स्वयं केरल के पत्रकारों के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, तो एक एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप क्या कहेंगे? Actually, our association is Kerala Union of Working Journalists. It is a union of 3,800 members in Kerala. So, if I can read the bylaw of that union, बिल्कुल संक्षेप में, one line, to promote and maintain the highest standards of professional conduct and integrity. So, that is one of the aims of this union, though it is a trade union. So, my point is that the correction has to come. Are compromised. The correction has to come from inside. So, after this story went on air, then the first persons who came out against this story were the senior journalists of Kerala. Many lady journalists gave their Facebook post. Then all the channels, including Asianet News, which is a prominent channel, had discussions against this. So the state acted with this case only after journalists themselves came out against this story. No, from the same channel also some from the same channel 4-5 media persons resigned, saying that they protest this kind of journalism. They were unaware about this journalism. So from that channel also people resigned, and from many other places people came out against this, and the journalists union also condemned
this type of journalism. So the correction came from inside so that the others from outside will not misuse this situation. लेकिन क्या ये एक बात समझने की है, और हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के लिए यह एक सूचना भी हो सकती है आपके जरिए, कि क्या मंगलम जैसा मीडिया समूह जो बहुत प्रतिष्ठित है, जिसने बहुत अच्छी पत्रिका, बहुत अच्छा अखबार भी निकाला है, उसकी प्रतिष्ठा है, क्या उसको इस बात का एहसास हो रहा है टॉप लेवल पर कि कोई गलती हुई है तो उसका कोई कोर्स करेक्शन क्या उनको दिख रहा है? I don't think much course correction will come. As you said, Mangalam is a very prominent newspaper in Kerala, and it is there for a long time. They have come out with many sting operations in their newspaper earlier. There were good stories, there were also bad stories. There were a mix of investigative stories, we can say. And other papers have also done that. ISRO spike case, you may be knowing, Karunakaran resigned, and in that case later it was found that the scientists were not culprits. That was a famous case in Kerala. So that was carried by almost all newspapers. Then another channel some 15 years back came out with a forged document against the present PSC chairman, Mr. K.V. Thomas. He was the minister there, and this channel put out a forged document saying that this is an investigative report against him. So such things have happened earlier, but it was something like they depended upon some sources and they might have misled them and all. But in this case, it was very evident that this channel themselves made a crime. So that was why all the journalists we can't say crime. We can't say crime. कभी ये होता है कि कभी It has to be proved. गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है जो ऊपर के लेवल पर है, वो एडिटोरियल पॉलिसी को ठीक से न फ्रेम करते हैं और ना ही उस एडिटोरियल कल्चर को अपने न्यूज़ रूम में बढ़ावा देते हैं जिसमें अच्छी जर्नलिज्म हो। अगर इस तरह के व्यक्ति लीडरशिप वाले रोल में होते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि अब जो अभी लीड कर रहे थे चैनल को, उनके पीछे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसकी वजह से उस चैनल के मालिकों ने या मीडिया समूह के मालिकों ने उनको बहुत साधारण एक पत्रकार से बहुत बड़े पद पर उनको लगातार प्रमोट किया। बहरहाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पहलू सामने आए हैं, हम फिर कहेंगे कि अभी कानूनी प्रक्रिया चालू है, लेकिन क्या एक्ट के स्तर पर, कानून के प्रावधानों के स्तर पर कोई ऐसी बात है जो महत्वपूर्ण हो देश के सभी मीडिया कर्मियों के लिए और हमारे खासकर चैनलों के लिए? मैं इसमें देखिए इसके संक्षेप में 3 पहलू बताता हूं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिन्होंने हाई स्टैंडर्ड की बात की, जो करप्शन की बात की, आप देखें कि टीवी चैनल में स्टिंग के तुरंत बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये मीडिया की ताकत को दिखाता है, और इसमें देखना पड़ेगा कि जब आप ऑनलाइन चीज़ें करते हैं तो आप उनके कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे अगर आप उसको देखें, जनता को देखें, तो वो एक सेक्स सीडी लाना चाह रहे हैं, एक हनी ट्रैप लाना चाह रहे हैं। वो जनता के टेस्ट को दर्शाता है कि कैसे हमको उस हाई स्टैंडर्ड को, जब तक आप अच्छी खबर से लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप एक बेबुनियाद खबर से लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये देश में मीडिया के कहीं ना कहीं से गिरते स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है, जहाँ पर आप जनता को इस तरह की लंपट चीज़ों से आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखें, कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग द न्यूज़। हाँ, और तीसरे नंबर पे अगर आप उसको देखें कि जब मीडिया के साथ वहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया और जनता में और ओवरऑल मीडिया में कोई रिएक्शन नहीं है, ये भी दर्शाता है कि मीडिया अपनी कहीं ना कहीं से साख कमज़ोर कर चुका है। लेकिन प्रशांत, तो एक सेकंड, जो बात अभी कह रहे हैं विराग गुप्ता, जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा न्यूज़ रूम में घुसे, ऐसा लोग रिपोर्ट है, मैं कंफर्म बात नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में आया है कि लोग अंदर भी घुसे, पुलिस के लोग। इसको लेकर आम जनता में क्या रिएक्शन है? और अगर रिएक्शन नहीं है तो क्या ये माना जाए कि जनता मीडिया के इस रोल को लेकर स्वयं इतनी क्षुब्ध है, या उसमें कोई सिंपैथी नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप कहेंगे? It seems that in this present case, people are generally accepting that there should be some action, because they think that something has been done something wrong has been done. There is a reaction like that from the people. But the police is also acting very in a delicate manner, that they went inside the newsrooms, there were a lot of raids, and this anger who is shown in this screen, this anger actually announced the news. Yeah. So this anger was also called to the police headquarters, and she was there for like 10 hours or so and questioned. So there was some kind of harassing from the police also in this matter. So the police and also the government is also using this
opportunity. जिगीश, in order to- बिल्कुल लास्ट में हमारे पास समय खत्म हो गया है, आप क्या कहेंगे बिल्कुल अंत में, क्या सबक मिलता है, क्या लेसन हमें लेना चाहिए मीडिया कर्मियों को इस तरह के घटनाक्रमों से? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक वे आउट सजेस्ट किया था, जैसे 2015 में, जैसे इधर मेंशन किया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग कमेटी, मिस्टर अनुराग ठाकुर इज हेडिंग दैट स्टैंडिंग कमेटी। एक्शन टेकन रिपोर्ट 2013 पे पहला रिपोर्ट दिया था, 2015 में एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया था, उसमें द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू फॉर्म ए मीडिया कमीशन to discuss and form a strategy to know the working conditions, including the ethical journalism, corruption, and other issues of journalists in the country. Media Commission, the Standing Committee asked the Centre to form a Media Commission within 3 months of submitting that report in 2015. It has been 2 years now. There is no discussion of forming a Media Commission. So journalists in the country, be it in national media or in regional media, they are facing severe crisis in the way the management is treating them. So journalism is the fourth pillar of democracy. When to sustain the democracy, we need strong media. So it is also the role of parliament and legislative and executive to form a media commission. थैंक यू जिगीश, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आप चारों लोगों ने इस विषय को, जो बेहद जटिल है, बेहद संवेदनशील है, बहुत सारी इसकी परतें अभी खुलना बाकी हैं, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हमने मीडिया एंगल से, मीडिया के इस पहलू को, पत्रकारिता के पर्सपेक्टिव से हमने मीडिया के इस विवाद को आज डिस्कस किया। और मैं समझता हूँ जो जिगीश कह रहे हैं, जो प्रशांत कह रहे हैं, जो मुकेश कह रहे हैं, जो विराग कह रहे हैं, उसके बीच से जो सबसे मजबूत एक बात निकलती है वो ये कि कहीं ना कहीं हमें अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी को अनदेखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता हमसे बेहतर जर्नलिज्म चाहती है, सूचना ही नहीं, वो ज्ञान के रास्ते भी तलाशना चाहती है। समाज चाहता है कि उसको मीडिया ज्ञानवान बनाए, सूचित करे, अवेयर करे, जागरूक करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम टीआरपी की अंधी गली में भटक रहे हैं और टेलीविज़न चैनलों के सामने ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।